वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए बीएससी होम साइंस सेकेंड ईयर का जो आपका कंपलसरी पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का, उसमें हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपका सिलेबस, इसमें 3 यूनिट हैं। श्रीमद् भगवद गीता, जागो फिर एक बार कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, अमरकांत जी की कहानी, दोपहर का भोजन, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र, गिल्लू। इसके अलावा सेकेंड यूनिट में आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की लोक कलाएं, मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, और तीसरी यूनिट में मुहावरे, कहावतें, समास और बीज शब्द में अवधारणा मूलक शब्द, उद्योग, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और सूचना समाज। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। गीता का पूरा नाम क्या है? ये रहे आपके विकल्प। तो इसमें सही विकल्प है श्रीमद् भगवत गीता। जागो फिर एक बार कविता में कौन सा समास है? तो इसमें समास है उत्साह, सॉरी समास नहीं होगा, इसमें भाव पूछा है, उत्साह भाव है इसमें। वैसे निराला जी की जागो फिर एक बार जो कविता है वो 2 टाइटल में है। तो जो आपके पाठ्यक्रम में है वो वीर रस की कविता है जिसका स्थायी भाव उत्साह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता किसने लिखी है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। ये छायावादी कवि रहे हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, उनमें से एक है। गुरु गोविंद सिंह किस पंथ के गुरु थे? तो ये सिख पंथ के गुरु थे। कौन से गुरु थे, यानी किस नंबर के गुरु थे, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो ये सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। जो मैं आपको बीच बीच में बताता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकोक्ति का सामान्यतः क्या अर्थ है? कहावत, मुहावरा, लोक की बात या संतों की बात। देखिए, लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोक धन उक्ति, अर्थात लोक उक्ति यानी होता है बात, लोक यानी जनता, यानी लोक की बात या जनता की बात, आम जनता की बात। साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है? तो इसमें से जो साड़ी के पल्लू को पकड़ के नृत्य किया जाता है उसे रजवाड़ी कहते हैं, घूमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गिल्लू रचना के रचनाकार कौन है? तो जो आपके पाठ्यक्रम में रेखा चित्र गिल्लू पहले ही बता चुका हूँ, ये महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। महादेवी किस युग की कवित्री हैं? ये छायावाद युग की कवित्री हैं। गिल्लू किसका नाम था? अभी आगे क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं गिल्लू किस जीव का नाम था। तो गिल्लू गिलहरी का नाम था। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? तो गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था। महादेवी वर्मा उसे काजू खिलाती थी। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप चाहे तो डिटेल में देख सकते हैं। गिल्लू नाम से है। सेकेंड ईयर एनईपी प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको सारे सेकेंड ईयर की वीडियो मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश और वुमेन एम्पावरमेंट, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों आपको मिल जाएंगे, पुराने पेपर सॉल्व किए हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गिल्लू कहानी महादेवी के किस ग्रंथ में संकलित है? तो किस ग्रंथ में संकलित है? मेरा परिवार नामक ग्रंथ उसमें संकलित है। अगला प्रश्न है, महादेवी जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1980 में। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी इस कहानी के लेखक हैं। दोपहर के भोजन जो है किस विधा की रचना, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, तो याद रखिए यह एक कहानी है। अगला प्रश्न है, भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो भरथरी मालवा का लोक गायन है। अगला प्रश्न, अमरकांत का मूल नाम क्या था? अमरकांत का मूल नाम क्या था? श्री राम वर्मा, याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न जरूर आता है। सिद्धेश्वरी देवी किस कहानी की पात्र हैं? तो ये सिद्धेश्वरी जो है वे दोपहर का भोजन उसकी पात्र हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है। सिद्धेश्वरी रोटी बनाती है, ये दोपहर का भोजन तैयार करती है। सिद्धेश्वरी के पति किस विभाग में कार्यरत थे जिनकी बाद में छटनी कर दी गई थी? तो वे मकान किराया नियंत्रण विभाग में थे और उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। अमरकांत जी को किस साहित्यकार ने भारत के मैक्सिम गोर्की का नाम दिया था? तो ये यशपाल जी ने नाम दिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुत्र रामचंद्र मोहन एवं प्रमोद की आयु क्रमशः कितनी? ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, बड़े बेटे मोहन की रामचंद्र की आयु 21, मोहन की 18 और प्रमोद की 6 वर्ष। किस पुत्र के हाथ पैर को लेखक ने बासी ककड़ी की तरह बेजान कहा था? तो प्रमोद को कहा था। अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत का जन्म जो भगमलपुर में हुआ था। जिंदगी और जोंक के रचनाकार, ये भी अमरकांत की बहुत प्रसिद्ध रचना है।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक कौन है? याद रखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस विधा की रचना है? तो यह निबंध अभी बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा हत्याकांड कौन से तथ्य को स्पष्ट करते हैं? यह कि मनुष्यता जो है पशुता मरना नहीं जानती, पशुता मरना नहीं जानती। गौड़ देश के लोग उन दिनों कैसे नाखून रखना पसंद करते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि गौड़ देश के लोग बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है? लेखक के अनुसार इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या अधीनता का अभाव, स्वाधीनता, अपने अधीन रहना या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या अधीनता का अभाव। आजादी शब्द के किस नामकरण का पाठ में उल्लेख है? स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज, सभी। ये किस पाठ की बात हो रही है? यह बात हो रही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो पाठ है आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसकी बात हो रही है। तो इसमें आजादी के ये तीनों शब्द पर्याय के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों आप इसको वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से होता कुछ नहीं है, ये वीडियो यूट्यूब और आपके जैसे जो स्टूडेंट उनको रिकमेंड करता है, और ताकि जो बच्चे वीडियो नहीं देख पाते वो भी इसे देख लेते हैं और उनकी मदद हो सकती है। कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को है? तो कंघी बनाने का जो श्रेय है वो बंजारा जनजाति को है। तेलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है? तेलंगा किस में प्रसिद्ध है? बघेलखंड में। तेलंगा क्या है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। सामूलिया शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? सामूलिया बुंदेलखंड में। स्वरैती क्या है? स्वरैती एक प्रकार का भित्ति चित्र है। भित्ति यानी तो दीवार, दीवार पर बनाई जाती स्वरैती। अगला प्रश्न है, भारत की हृदय स्थली तथा कला स्थली किसे कहा गया है? तो मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से भारत की हृदय स्थली और कला स्थली कहा गया है। मांडलिया नाच, फिफरिया नाच, अखाड़ा खड़ा नाच, डंडा नाच किस लोक जीवन को दर्शाने वाले नृत्य हैं? तो ये निमाड़ी लोक जीवन को दर्शाने वाले नृत्य हैं। कोरकू जनजाति के प्रिय नृत्य कौन से हैं? तो कोरकू जनजाति के प्रिय नृत्य है ढाडल और थापरी। उज्जैन का भेरूगढ़ विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है छीपा शिल्प के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा भी प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है, छीपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह उज्जैन में प्रसिद्ध है। सभ्यता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो सही स्पेलिंग के आधार पर सिविस याद रखिएगा। राई नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो राई जो है निश्चित रूप से बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो हिंगोला नाट्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? बघेलखंड में प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न आया, याद रखिएगा विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? बिरहा जो गायन है वह बघेलखंड यानी रीवा सतना का जो इलाका है इससे संबंधित है। थापा क्या है? थापा एक प्रकार का लोक चित्र है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में समास है आपका अव्ययी भाव समास। याद रखिए, यथाशक्ति, दिन दिन, पल पल, आमरण, बे हया, इस प्रकार के जो अव्यय लगे होंगे वह अव्ययी भाव समास होते हैं। कोलू का बैल मुहावरे का क्या अर्थ है? कोलू के बैल मुहावरे का अर्थ है निरंतर कार्य में लगे रहना। नेक्स्ट अंतिम कुछ प्रश्न है, फाग किस अवसर पर गाया जाता है? तो फाग जो है होली के अवसर पर गाया जाता है और किस जगह गाया जाता है? यह बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। शिक्षा क्या है? यह शिक्षा है एक विकासात्मक प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, सभी। तो इसका उत्तर होगा सभी। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में आपका समास है कर्मधारय। याद रखिएगा, विशेषण विशेष जहां होता है वहां कर्मधारय समास होता है। मध्य प्रदेश में चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आपके चंदेरी साड़ियों के लिए, है ना। डेसिमल को हिंदी में क्या कहेंगे? दशमलव कहेंगे। तो सभी नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा दशमलव। अंतिम प्रश्न है, द्रौपदी का चीर होना मुहावरा, मुहावरे का कौन सा प्रकार है? तो यह देखिए, द्रौपदी का चीर होना ये पौराणिक जो मुहावरे का प्रकार है। इस प्रकार यहाँ 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अंग्रेजी की वाइव पेपर देख लीजिए, आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को।